हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का सूर्योदय क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। सूर्योदय क्लासेस में इस बार हम आपको एक नए सिलेबस के न्यू कोर्सेज के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपका क्या कर रहे हैं, मैथ आपका 12th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आज का जो आपका टॉपिक है वो हम आपका मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका, इसको हिंदी मीडियम में आपका आब्यू के नाम से स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा चलिए मैं आपको इस टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा और मैं ये आपको अवेयर कराने की कोशिश करूंगा कि आपको एक्चुअल में इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूं कि एक्चुअल में इस टॉपिक के अंदर आपका है क्या क्या इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि आब्यू क्या होता है। ठीक है, जब आप आब्यू के बारे में पता लगा लेंगे कि आब्यू क्या होता है तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका आब्यू के बारे में बात करेंगे। आब्यू के बारे में बात करने के बाद हम ये देखेंगे कि आखिर किसी आब्यू को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो आब्यू को लिखने को प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं आपका आब्यू का निरूपण। इसमें हम आपको दो चीजें कंप्लीट कराएंगे। पहला रहेगा आपका आब्यू का मतलब आब्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और आब्यू के तत्वों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आएगा आपका आब्यू का क्रम क्रम अथवा इसको आपका क्या बोलते हैं, आपका ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसका आपका प्रकार। आब्यू के कितने प्रकार हैं वो भी हम आपका इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट करेंगे। आब्यू के प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएगा आपका आब्यू की समानता। तो आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिल पा रहा होगा पूरी तरह से, आप इन टॉपिक्स को एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको इनको टॉपिक को एक के बाद एक आपका टॉपिक वाइज टॉपिक लेके आपको आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए हम आपको इसको बहुत बेसिक से लेके समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका आब्यू को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर आपका आब्यू क्या होता है। ठीक, अब देखिए मैं इस आब्यू को आपको बताने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे सपोज दैट आपके पास में क्या है, आप एक शॉपकीपर के पास जाइए और उसकी आप अकाउंट बुक चेक कीजिएगा। क्या करेंगे, अकाउंट बुक चेक कीजिएगा। तो अकाउंट बुक में शॉपकीपर क्या करते हैं, आपका अपनी कमोडिटी को प्राइस के साथ में या फिर अपने कस्टमर के साथ में उसको वो आपका मैनेज करते हैं। तो जैसे सपोज दैट मैंने क्या किया, यहां पे ले लिया आपका क्या, ये है आपके कस्टमर। ठीक है, और इस वाले कॉलम में मतलब सपोज इस कॉलम में मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने ले लिया आपका कस्टमर के बारे में, इधर ले लिया मैंने आपका कमोडिटी, मतलब कोई भी वस्तु है। ठीक है, देखिए इधर मैं आपको लेके चलने की कोशिश करूंगा। इधर मैंने कस्टमर ले लिया आपका ए, ये बी और ये आपका सी। इधर मैंने क्या किया, कमोडिटी ले ली मैंने, मान लीजिए सपोज दैट इधर मेरा क्या है, आपका शुगर है मतलब चीनी है, इधर टी है और इधर है आपका मेरा मिल्क है सपोज दैट। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहां पे मैं कह रहा हूं कस्टमर एक के लिए, यहां पे ये सब क्या है आपकी क्वांटिटी है। क्या है ये, क्वांटिटी। ठीक, कस्टमर ए की जो क्वांटिटी है शुगर की वो कितनी है आपकी 20 kg। बी के लिए मान लीजिए सपोज दैट 25, इसके लिए मान लीजिए 22। इधर ये आपका 5, इधर आपका 25 एंड दिस इज 12, 5, 7 एंड 9 सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक तरह से नंबर लिया। अब देखिए, अब जो आपका शॉपकीपर होगा वो क्या करेगा, अपनी अकाउंट बुक को देखे वो आपको क्या करेगा, बहुत ही आसानी से ये बता देगा कि आखिर उसने ये नंबर्स जो लिखे हैं इन नंबर्स का क्या मतलब है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज दैट मान लीजिए आपने ये नंबर चूज किया 12, इस 12 नंबर को आप देखेंगे ध्यान से, तो ये 12 नंबर कहां जा रहा है, इस रो में है और इस कॉलम में है। इसका मतलब ये है कि ये जो 12 नंबर है वो क्या है, सी की क्वांटिटी है, किस चीज की, टी के लिए। समझ में आ रही है बात, इसका मतलब सी नाम के कस्टमर ने आपकी 12 क्वांटिटी में आपकी क्या खरीदी, टी मान लीजिए। इसी प्रकार से मैंने कहा 7, अब अगर आप 7 का देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट किसके साथ में आ रहा है, आपका बी का मिल्क के साथ में। इसका मतलब है बी कस्टमर ने मिल्क जो लिया है वो कितना लिया,
7। क्लियर। अब देखिए मैट्रिक्स का जो काम है, आव्यूह का जो काम है, उसमें क्या करते हैं हम आपका, अब देखिए आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आपका नंबर्स है, नंबर्स की जगह पे कई बार ऐसा हो सकता है आपके फंक्शन से भी आपके रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक चीज और देखिएगा इसमें ध्यान से, देखिए इधर ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल है, ये क्या आपका वर्टिकल है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन दोनों को मिला दो तो क्या बन गया आपका एक रेक्टेंगल। क्या बन गया, रेक्टेंगल, दैट मीन्स आयत बन गया। अब इसका मतलब ये है कि आव्यूह क्या है आपका, फिर आव्यूह जो है आपका, ये आपका आयताकार, आयताकार संख्याओं, इसमें लिखिए आप संख्याओं का आयताकार रूप में निरूपण है। क्या है, संख्याओं या फिर आपका फंक्शन मतलब फलन अथवा संख्याओं का आयताकार रूप में निरूपण क्या कहलाता है आपका आव्यूह। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा क्या मतलब है इसका। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में भी आपकी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वहीं पे आप देख पा रहे होंगे आपकी चीजें वर्टिकली भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपका क्या बनता है, कि आपका आयत बन जाता है जो आप दिखा पा रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए इसमें क्या किया मैंने, मेरे पास में जो भी नंबर्स हैं या फिर कोई भी एक फंक्शन है उसको मैंने क्या किया, एक आयताकार रूप में इसको रिप्रेजेंट किया, और उस आयताकार रूप में रिप्रेजेंट करने की वजह से मेरे पास में क्या होगा, आसानी से जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उसको मैं रीड कर पाऊंगा, उसके आधार पर मैं आपके डिसीजंस ले पाऊंगा। तो ये जो मेरा आव्यूह है ये मेरा डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, ये मेरा कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए इसके जो एप्लीकेशन है ये आपका अकाउंटिंग तक ही आपका एप्लीकेशन नहीं है, इसका जो एप्लीकेशन है आप देखेंगे आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आव्यूह एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। आव्यूह का हेल्प आप कहां पे लेंगे, देखिए इसके आप हेल्प लेंगे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में। यहाँ पे अभी तक आप 10th क्लास तक में क्या कर पा रहे थे, वहां पे आपका दो चर में आपका रैखिक समीकरण सॉल्व कर रहे थे एक्स और वाई में। अभी आपके चर हो जाए मान लीजिए सपोज दैट एक्स वाई जेड, तीन चर हो जाए, तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपका लीनियर इक्वेशन में भी इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रक्रिया है आव्यूह की, इसमें क्या करते हैं हम संख्या अथवा फलनों को हम आयताकार रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी सहायता से हमें क्या मिलता है, आपका एक डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाती है। आपका डिसीजन मेकिंग के अलावा आपका कैलकुलेशन पावर भी है कि हम आखिर किसी चीज को कैसे कैलकुलेट करें। तो इसमें देखो आपका एक हेल्प मिल जाएगी, लीनियर इक्वेशन में भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पे आप इसके नंबर्स के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं, मतलब एक नंबर्स की फॉर्म को रेक्टेंगुलर एरे में। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने क्या किया, इन नंबर्स को मैं यहाँ से लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा इन नंबर्स को 20, 25, 22, 5, 25, 12, 5, 7, 9, मैं क्या करूंगा इन नंबर्स को इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर से बंद करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ मैं केवल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करूंगा, मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन सारी देने की जरूरत नहीं है, मैं केवल इनको नंबर्स को ही यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये मेरी फॉर्म क्या बन जाएगी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली ये 20 जो मार्क है ना, ये 20 मार्क आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपका ए का शुगर का क्वांटिटी है। क्या है, ए का शुगर का क्वांटिटी। इसी प्रकार से ये 7 है आपका मार्क, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो 7 मार्क है बी का मिल्क का क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आपका, अब आप देख पा रहे हो, देखो ये आपकी ए की क्वांटिटी है, ये बी की है, ये सी की है। इधर देखेंगे ये आपका पहला वाला शुगर का है, दूसरा वाला टी का है, तीसरा वाला मिल्क का है। क्लियरली समझ गए, मतलब हॉरिजॉन्टली एक रूप को दर्शा रहा है, वर्टिकली आपका दूसरे रूप को समझा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के टाइम पे अब देखिए हमारा आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, आपका आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आपके पास में ये संख्या है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब किस तरीके से लिखेंगे इसको, तो नेक्स्ट आएगा आपका आव्यूह का निरूपण। चलिए आव्यूह का निरूपण,
निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आव्यूह के निरूपण की जब बात की जाती है तो यहाँ पे आपका दो चीजें आती हैं, एक आता है आव्यूह और एक आता है आपका तत्व। मतलब मैट्रिक्स को किससे लिखेंगे और आपका एलिमेंट्स को किससे दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देना चाहूंगा कि आव्यूह को आप जब भी लिखेंगे हमेशा आप किससे यूज करेंगे, इसे कैपिटल लेटर्स। सपोज दैट क्या हो सकते हैं आपके कैपिटल लेटर्स की जब बात की जाएगी, तो ये आपका ए बी सी डी डॉट 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 कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं पे आपके जब तत्वों की बात की जाएगी आपका, तो तत्व क्या होते हैं आपका, ये होते हैं आपके स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ये हो जाते हैं आपके ए बी सी डी एक्सेट्रा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। देखिए इसको मैं आपको एक एक टॉपिक है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, तो ये आपका जो ए है कैपिटल वाला, वो आपको ये बता रहा है कि ये जो आव्यूह है उसका नाम क्या है, ए। ये आव्यूह का नाम बता रहा है, ठीक है। चलिए अब इनकी बात कर लेते हैं। ये जो अंदर लिखे हुए हैं आपके चार, ये आपके चारों के चारों क्या हैं, आपके तत्व हैं, मतलब इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके कुछ नंबर्स दिए गए, जैसे एक दिया गया आपका A11, इसका मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे ये जो आपके 1 है पहला और ये आपका सेकंड वाला 1 है, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपका मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें हैं। पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या है आपका वर्टिकल, ठीक। जो आपका हॉरिजॉन्टल है इसको क्या बोलते हैं, आपका रो। रो का मतलब पंक्ति, क्या बोलते हैं, पंक्ति। अच्छा, दूसरा वाला वर्टिकल वाला ये क्या आपका कॉलम, मतलब इसको बोलते हैं आपका स्तंभ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो A11 एलिमेंट है, ये कहां पे आपका, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है। तो आप ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट मेरा R1 और C1 के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जा रहा है। इसका मतलब पहली पंक्ति में जा रहा है, पहले स्तंभ में जा रहा है। अब देखिए ये जो दो नंबर हैं, ये दो नंबर कैसे है, पहला वाला जो नंबर है ये है आपका क्या, पंक्ति, और दूसरा वाला नंबर है वो क्या दर्शा रहा है, आपका स्तंभ। क्लियर। तो पहला नंबर आपका पंक्ति है, दूसरा नंबर आपका स्तंभ है। अच्छा देखिए जनरल फॉर्म की अगर बात करते हैं, AIJ, ठीक है। AIJ, इसका मतलब आई का मतलब है आइथ रो, मतलब आईवी पंक्ति। जे का मतलब क्या है, यहां पे जे का मतलब है जेथ कॉलम, क्या है, जेवा कॉलम। क्लियर सी बात है। तो देखिए अब आपको निरूपण करने के टाइम पे कोई भी चीज की दिक्कत तो है नहीं। आपने पता लगा लिया कि आव्यूह को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल लेटर से, आपने तत्व को बता दिया स्मॉल लेटर से। दूसरी चीज, इसके बाद में आपके जो एलिमेंट है उसमें क्या होता है आपका, वो आपके या तो पंक्ति के हिसाब से अरेंज हो रहे हैं या फिर स्तंभ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति और स्तंभ के हिसाब से हमने दो नंबर दे दिए हर एक एलिमेंट को। अब ये जो दो नंबर है उसमें फर्स्ट जो नंबर रहेगा वो रहेगा पंक्ति का, सेकंड वाला जो नंबर रहेगा वो रहेगा आपका स्तंभ का। क्लियर है। तो पंक्ति और स्तंभ के जो दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर्स के हिसाब से हमारे पास अगर कोई एलिमेंट आता है और हमें ये कहा जाए कि ये नंबर आपका कहां से आया है, तो हम उसको ऑटोमेटिकली बता सकते हैं कि ये इस पंक्ति का है, इस कॉलम का है। तो आप देखिए जैसे मैंने कहा आपसे कि A21, दैट मीन्स दिस नंबर इज लाइज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये पहली दूसरी पंक्ति का है और पहले कॉलम का नंबर है। क्लियर है। मैंने कहा आपसे A22 दूसरी पंक्ति है, दूसरा कॉलम है। क्लियर है। तो आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा अब यहां पर हम ये देखते हैं टोटल
पंक्तियों की संख्या से क्या फर्क पड़ेगा, टोटल स्तंभों की संख्या से हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो उसके लिए मैं आपका लेके चलूंगा आपका नेक्स्ट क्रम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं क्रम, निरूपण के बाद में आ जाते हैं आपका आव्यूह का क्रम, ठीक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ऑर्डर की जब बात आएगी तो यहां पे क्या करेंगे, आपका टोटल नंबर ऑफ रोज, कुल पंक्तियों की संख्या, सपोज दैट मैंने मान लिया m, क्या है m। दूसरी चीज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट्स आई अज्यूम इज नेम, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, टोटल पंक्ति, देखिए इस वाले में मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे पंक्ति कितनी मेरी R1 एंड R2 मींस 2 है, कॉलम कितने मेरे C1 एंड C2, दैट मींस 2 कॉलम है, क्लियर। इसका मतलब ये है कि इसमें आपका जब क्रम की बात की जाएगी तो क्रम जो लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं हम, m क्रॉस n। इट मींस m आपकी टोटल पंक्तियां हैं, n आपके टोटल स्तंभ हैं, ठीक है। तो आपका जो क्रम है या फिर आपका ऑर्डर है वो क्या होता है आपका m क्रॉस n। चलिए अब इसी वाले आपके जो मैट्रिक्स है ए को मैं क्या करता हूं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, स्मॉल फॉर्म में। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म है, अब इसको मैं आपका स्मॉल फॉर्म में लिखूंगा। चलिए देखिए, देखिए सपोज दैट मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए और मैंने लिखा है इसको Aij एंड दिस इज लाइक इन दिस एंड m क्रॉस। इस मैट्रिक्स की हेल्प से ये आपका टोटल एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस टोटल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से मैं क्या करूंगा, आपका एक मैट्रिक्स को रेडी कर सकता हूं। यहां पे मेरे पास में मैट्रिक्स रेडी करने के लिए मुझे 2 नंबर्स की जरूरत है, किसकी, एक m की और एक n की। बस ये मेरे जो 2 नंबर हैं। अच्छा यहां पे क्या होता है, जो i है आपका, i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू m, and here j is greater than or equal to 1 and less than and equal to m। ये चीज आप ध्यान से समझना, i की जो i जो होगा आपका या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, लेकिन वो हमेशा m से छोटा या m के बराबर होगा। इसी प्रकार से j भी आपका 1 से बड़ा या बराबर या फिर n से बड़ा, छोटा या फिर उससे बराबर, ठीक है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट मेरे पास में कोई मैट्रिक्स दिया है 2/3 का, दैट मींस हियर इट इज m एंड हियर इट इज n। तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा a वो कैसे बनेगा, a विल बी इक्वल टू, सबसे पहले एलिमेंट को 1 1 लेंगे तो देखो 1 और 1। दूसरा आपका m की वैल्यू कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है, तो a अभी भी आपका ये कौन सा पहली पंक्ति में है लेकिन ये दूसरे स्तंभ में है। स्तंभ कितने इसमें 3 है, इसका मतलब A13। दूसरा आपका कितनी पंक्ति है इसमें, आपकी 2 पंक्तियां हैं, इसका मतलब दूसरी पंक्ति में आ जाइए, पहला कॉलम आ गया, दूसरी पंक्ति में दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति में तीसरा कॉलम। मैट्रिक्स रेडी हो गया, क्लियर सी बात है। दैट मीन इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। रिप्रेजेंटेशन आप क्लियरली समझ पा रहे हैं, ऑर्डर भी आप समझ पा रहे होंगे, इसके ही आधार पे हम क्या करते हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आव्यूह की बहुत ही बेसिक वाली चीजें हैं उन्हें आप समझ गए होंगे। अच्छा देखिए, मैं इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसी मैट्रिक्स को आपका अभी आपका स्मॉल फॉर्म में था, इसका और एक्सटेंडेड रूप है m और n की फॉर्म में लेके चलेंगे। तो देखिए कैसे चलेंगे, Aij m क्रॉस n, दैट इज A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n and dot 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 AM1 AM2 AM3 dot dot dot
AMN and this is the matrix of order m by n। ठीक है, ये आपका जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का, आपका m by n का। अच्छा, अब ऑर्डर के ही आधार पे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है कई बार, वो आपसे पूछेगा व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल तत्वों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम m मल्टीप्लाइड बाई n करके बता देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। सपोज दैट मेरे पास में एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें आपका 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। इसके आपके टोटल एलिमेंट की बात करेंगे, टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है आपकी, 4। बात क्लियर हो रही है। चलिए अच्छा, अब मैं आपको ये चारों एलिमेंट को एक बार और बता देता हूँ, आखिर ये 4 एलिमेंट किस तरीके से कहाँ पे इनका अरेंजमेंट किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा फर्स्ट मतलब 1 को, ये आपका 1 एलिमेंट है, आप देखेंगे इसको, ये आपका रो 1 है और ये क्या आपका C1 है। तो ये आपका जो एलिमेंट 1 है वो रो 1 में है और C1 मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम। चलिए इसको देख लेते हैं, ये आपका रो 2 है, ये आपका C2 है, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। क्लियर सी बात है, ये आपका पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। क्लियर सी बात है। चलिए अब आपके पास में जो अभी कोई बेसिक चीजें थी वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा थोड़ा सा इसका एडवांस पार्ट आगे बढ़ाते हैं। एडवांस पार्ट का मतलब है कि मैं आपका इसके अंदर अब कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा आपका आव्यूह के प्रकार, ठीक है। चलिए तो यहां तक आपका ये क्लियर है। तो आव्यूह के प्रकार की बात कर लेते हैं। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर 1, आव्यूह के प्रकार की जब बात की जाएगी नंबर 1 पे, सबसे पहला है आपका पंक्ति आव्यूह मीन्स रो मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए रो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे पंक्ति आव्यूह को। देखिए यहाँ पे आप इसके नाम से ही इसको ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये है क्या, क्या बोल रहे हैं, पंक्ति। इसका मतलब ये है कि केवल पंक्ति ही दिखाई देनी चाहिए, कॉलम एक तरह से हमें दिखने नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इट शुड बी लाइक इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसका मतलब है ओनली हैव वन रो, only have one row and many columns। पंक्ति आव्यूह का मतलब है एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर पंक्ति की संख्या कितनी हो, 1, और आपके कॉलम की संख्या क्या हो, 1 से अधिक। इसका मतलब ये एक पंक्ति की फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे सपोज दैट A बराबर 1 2 3 4, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या बन गया, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पंक्ति। ये आपका एक पंक्ति की फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रो। चलिए सेकंड बात कर लेते हैं आपका दूसरे नंबर। दूसरा आता है आपका स्तंभ आव्यूह, दैट मींस कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं आपका। अब देखिए यहाँ पे भी नाम आपका क्लियरली बता पा रहा है आपको कि आखिर ये क्या है। तो कॉलम मैट्रिक्स की जब बात की जाएगी तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल कॉलम एंड मैनी रोज।
यहाँ पे कॉलम की संख्या आपकी क्या है, एक होनी चाहिए, पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए, एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज दैट यहाँ मैंने क्या किया आपका 1 2 3 4, आप देख पा रहे होंगे एक सीधा सीधा स्तंभ सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक लाइन सी दिखाई दे रही थी, इसका मतलब क्या, ये लाइन है, मतलब ये पंक्ति आप भी हो, ये आपका स्तंभ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब स्तंभ आप भी हो। बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो हमने अभी टॉपिक कंप्लीट किया था क्रम, इसमें मैंने आपको बताया था पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का मल्टीप्लाई करके एक तरह से दिखा देते हैं, वो आपका क्या दिखाता है, आपका क्रम बताता है। यहाँ पे पंक्ति कितनी है आप देख पा रहे हो, ओनली 1 रो है। स्तंभ कितने, 1 2 3 4, कितने स्तंभ है इसमें आपके, C1 C2 C3 एंड C4। तो इसका मतलब m क्रॉस n शुड बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। यहाँ पे कर लेते हैं हम आपका स्तंभों और पंक्तियों की संख्या के आधार पे। ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, दैट मीन्स, और यहाँ पे आपका कॉलम कितना है, 1 है, तो इसका हो जाएगा 4/1। क्रम समझ में आ रहा है। अब आपको तत्वों की संख्या भी बतानी हो तो 4 एकम 4 मीन्स 4 इसमें तत्व है, यहाँ पे भी आपके 4 ही तत्व है। क्लियर, 2 आपके टाइप मैंने क्लियर करा दी है, इसके बाद मैं आपका थर्ड पे लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए नंबर 3, वर्ग आव्यूह, इसको बोलते हैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स आपको स्पेशली अटेंशन देने की जरूरत है। एक्चुअल में क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपका एक नेक्स्ट चैप्टर छुपा हुआ है। कौन सा चैप्टर, जो आपका इससे आगे हम कंप्लीट कराएंगे, दैट चैप्टर इज सारणिक, जिसको क्या बोलते हैं आपका डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट जब भी कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा किसका कैलकुलेट किया जाता है, वर्ग आव्यूह का, मतलब आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है लेंथ शुड बी इक्वल टू ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं आपका स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे लंबाई क्या है, आपका रो है, चौड़ाई क्या है, यहाँ पे कॉलम है, इसका मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, मतलब रो जितनी है उतने कॉलम होने चाहिए, तो क्या बन जाएगा आपका वर्ग आव्यूह। बात समझ में आई। चलिए तो इसका मतलब है रो शुड बी इक्वल टू कॉलम, इसको ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे समझिए, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मीन्स m शुड बी इक्वल टू n। बात समझ में आ रही है, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो वर्ग आव्यूह की बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें आपका पंक्ति और आपका स्तंभ सब बराबर हो, इसका मतलब यहाँ पे आपके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब ऑर्डर की बात की जाएगी तो वर्ग आव्यूह का ऑर्डर क्या हो सकता है, ये आपका 1/1 का हो सकता है, ये आपका ऑर्डर 2/2 भी हो सकता है, ये आपका ऑर्डर 3/3 भी हो सकता है, ये आपका ऑर्डर 4/4 भी हो सकता है, ये आपका 5/5 भी हो सकता है, एंड सो। ठीक है, अब देखिए आपके जब सिलेबस की बात की जाएगी वहां पे आपका क्या है, 1/1 का भी है, 2/2 का भी है, 3/3 का भी है, इससे हायर ऑर्डर का आपके सिलेबस में नहीं है। दैट मीन्स हम आपका जो कवर करेंगे कहां तक करेंगे, केवल और केवल ये पार्ट, हम आपका ये पार्ट कंप्लीट इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक्चुअल में ये आपका हायर स्टडीज के लिए है, रिसर्च वर्क वगैरह में इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए आपको वर्ग आव्यूह क्लियर हो गया, इसका एक एग्जांपल के मैं बता देता हूं आपका। सपोज दैट ए बराबर मेरा एक आव्यूह है 1 2 5 7, आप समझ पा रहे होंगे इसमें आपका क्या है, इसमें आपका दो पंक्ति हैं R1 एंड R2 और इधर आपके दो कॉलम है C1 एंड C2। क्लियर है, तो दो पंक्ति और दो कॉलम, ये आपका क्या बन जाएगा, आपका एक, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा 2/2 का, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका वर्ग आव्यूह कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं फोर्थ,
शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह मीन्स एम्प्टी मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। देखिए शून्य आव्यूह की जब भी बात की जाएगी आपका, ये जो आपका आव्यूह होगा, ये आव्यूह आपका जब आपके क्या हो जाएंगे, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जब आपके किसी आव्यूह के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो, तो आपका आव्यूह क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह। देखिए एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने लिखा आपका, ये आपका एक आव्यूह है, तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है, एक शून्य आव्यूह है। क्लियर है। चलिए फोर्थ के बाद में फिफ्थ पे आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस तत्समक इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपका नाम बता रहा है आपको ऑटोमेटिकली कि ये क्या है, आपका इकाई आव्यूह है। क्या है, इकाई है। इकाई का मतलब होता है वन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, इकाई में जो आपके डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू वन, अदर एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो। जब भी किसी आव्यूह के क्या हो जाए, डायगोनल के एलिमेंट एक हो जाए और आपके अदर एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो, एंड कंडीशन इज शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई ये जरूरी है, अगर अब आपका आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो आप उसको इकाई आव्यूह नहीं बना सकते। वजह ये होगी कि उसके अंदर आप डायगोनल ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे ये है आपका, तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका डायगोनल है। डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या है आपके, वन और वन है। बाकी आपके अदर एलिमेंट क्या है, जीरो और जीरो है। एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं आपका 3x3 का। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स का यूज आपका जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मींस व्युत्क्रम आव्यूह, उस टाइम पे आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। जब आपके डायगोनल के सभी एलिमेंट एक होते हैं और बाकी अदर एलिमेंट आपके सभी शून्य हो जाते हैं, तो वो आव्यूह आपका क्या हो जाता है, इकाई आव्यूह हो जाता है। ठीक है, तो इकाई आव्यूह आपका क्लियर हो चुका है। चलिए इसके बाद में आपका क्या करेंगे हम, इकाई के बाद में आता है आपका पांच हो चुके हैं, आपका छठे नंबर पे जाते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर है आपका स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल बट नॉट वन, other elements is equal to 0। again the condition is square matrix होना चाहिए भाई साहब, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर आपका एक एग्जांपल के तौर पर a बराबर जैसे कह दिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो देखो ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डायगोनल एलिमेंट आपको क्लियरली मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिए हैं। आप देखिए ध्यान से,
डायगोनल एलिमेंट सबके सब बराबर हैं, पहली कंडीशन। दूसरी चीज इक्वल टू 1 नहीं है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन इसी में आपका आ रहा है। अदर एलिमेंट आपका क्या है, सभी 0 भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि आपका 3x3 ऑर्डर का है। क्लियर है। तो आपका यहाँ पे मैंने आपका स्केलर मैट्रिक्स ही बता दिया, इसका मतलब मैंने आपके लगभग जो आपके टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे एक्चुअल में आपके यूज में, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आव्यूह के प्रकार हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी आपके नेक्स्ट और भी टाइप होंगे वो और आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके चलता हूं, आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता मीन्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चलिए आव्यूहों की समानता की जब आपकी बात की जाती है तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको दो चीजें जरूरी है। पहली चीज नंबर 1 ऑर्डर सेम, पहली चीज। दूसरी चीज करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट मेरे पास में दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है और एक आपका बी है। इसका ऑर्डर है मेरा क्या, m/n, तो आपका बी का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m/n। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी चीज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 x, दूसरा एलिमेंट मेरे पास में बी है, दैट मीन्स y 2 z एंड 4। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ऑर्डर सेम हो गया। दूसरी चीज अब देखिए मैंने कहा कि आपका a एंड b आर इक्वल, मैंने क्या बोला, a एंड b आर इक्वल। तो देखिएगा ध्यान से, अब आप समझ पा रहे होंगे ये एलिमेंट क्या है, पहली रो पहले कॉलम में है। इसी प्रकार से b में आप देखेंगे तो p में भी पहली रो पहले कॉलम में एलिमेंट क्या आपका y है, दैट मींस y शुड बी इक्वल टू 1, पहली कंडीशन। देख पा रहे होंगे दूसरा एलिमेंट इधर, दूसरा एलिमेंट इधर, इस कॉलम में सेम कॉलम सेम रो में आपका बराबर है। इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर आपका z है, इधर आपका 3 है, दैट मींस z इज इक्वल टू 3 एंड द नेक्स्ट एलिमेंट x शुड बी इक्वल टू 4। बात समझ में आई। अब देखिएगा, अब मैं अगर इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर रखता हूं तो a आपका बाद में बन जाएगा 1 2 3 4 और b आपका बन जाएगा 1 2 3 4। अब देखिएगा ध्यान से, दोनों के दोनों आपके सेम दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आव्यूहों की जब समानता की बात की जाती है तो वहां पे आपका दो चीजें जरूरी है। पहली चीज ऑर्डर, सेकंड चीज आपका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। क्लियर है। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट चीजें हैं आपका मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज stay connected for our next video and the whole syllabus will be completed topic by topic. Okay, thank you.